स्क्रीन वाली स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. ऐकू यायला लागलं का पहा. गडबड असल्यानंतर पटापट जरा बसून घ्यायचं असते बरं का आपण. आणि मागे बसायला धडपडणारे मूर्ख माणसांनो, सवयी जरा घाणेरड्या आपल्या ह्या मागे राहण्याच्या. आपली हाईट काय, आपण बसतोय कुठं, ह्या गोष्टी जरा कळायला पाहिजेत तुम्हाला. पुढे जागा नसेल तर मागे जाणारे ठीक आहे, हाईट आमची जास्त आहे म्हणून मागे बसलोय ठीक आहे. सरांच्या जवळ नको, मागे बसून मोबाईल बघायला येतोय म्हणून मागे बसणारे जरा सावध राहा. तुमचं नुकसान आहे या गोष्टींमध्ये. जरा शाळेसारखं वागा, पटापट आपल्याला जागा मिळते ते ऑक्युपाय करावी आणि पुढे जावं, म्हणजे वेळ जात नाही. मॅडम ठीक आहे. किमान आपलं ऍटिट्यूड जिथं ज्ञान मिळतंय तिथं तरी पुढे जाण्याचं असावं. बाकी ह्या गोष्टी आपण कॉलेजमध्ये इम्प्लिमेंट करतच असतो नाही का. मॅक्सिमम लोकांना हौस असते बॅक बेंचर म्हणून घ्यायची. बाकीचे कॉन्सेप्ट आहेत, बॅक बेंचर्स रूल द वर्ल्ड, असं काय नसते बघ. ती नेहमी मागच राहत असते. सवयच आहे ना, ऍटिट्यूड मध्ये आहे आमच्या मागे राहण्याची. तर जरा शाळेसारखं वागायचं आपण. आणि मला किंवा मॅडमना तुम्हाला बसवण्यासाठी वेळ घालवायला लागू नये याची काळजी घ्यायची. नाहीतर मी तुम्हाला बाहेर बी बसवू शकतो. 4 दिवस बाहेर बसा, म्हणजे मग बरोबर तुम्ही पुढे येऊन बसाल. चला ठीक आहे, चालू कर. काल पुढे येऊन थांबलो आपण. ओके, गो टू एंड ऑफ द नोटबुक. लिखो सेट डब्ल्यू, जो भी याद आ रहा है लिख लो. हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको सही लगे. सेट डब्ल्यू. बोलो ना. सेट डब्ल्यू के बाद एंड भी लिखना है. Short note on triangular set W. Handle new and delete. 4 पॉइंट्स पे आपको नोट लिखनी है. जितना भी याद आ रहा है लिख लो. सामने लिखा हुआ है देखो. बोलो ना.
पुष्कर पडदा राईट साइडला कर एकदम बरोबर इकडे कोण आहे सुमित भिंती सोबत कर इकडे लेफ्ट साइडला हा बस बस ठीक पुष्कर सारा अजून थोडं पलीकडे न्यू ऑपरेटर आणि ते ग्रुप नवीन क्रिएट केलाय म्हणून आपण त्यात ऍड झाले तर जरा एकदा चेक करा मी नाही त्या ग्रुप मध्ये अजून चला ऑनलाइन मध्ये लिहिलं कर बाबा सगळ्यांना स्क्रीन विजिबल झाली ऐकू येते का पहा ओके चलो देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक असाइनमेंट्स जो है वो क्लियर कर दो लास्ट जो दो असाइनमेंट थे असाइनमेंट 2 एंड 3 उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे ओके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे आज शाम को अपलोड कर दूंगा रेफर कर लेना ठीक है अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ भी लेना ओके सी अब हमें चलना है रेफरेंसेस के साथ रेफरेंसेस इन सीपीपी ओके कल हमने कॉन्सेप्ट देखी थी रेफरेंसेस की ठीक है क्या कॉन्सेप्ट थी रेफरेंसेस की सिंगल मेमोरी हैविंग मल्टीपल नेम्स ओके रेफरेंस की आसान भाषा में कॉन्सेप्ट है वन मेमोरी लोकेशन with multiple names or having multiple names ओके तो ये है रेफरेंस बाकी जितने भी वेरिएबल्स है उनकी मेमोरी जो है वो सबकी कॉमन रहेगी रेफरेंस जो है इसे भी हम एक सिंपल वेरिएबल करके ही ट्रीट करेंगे व्हाट इज रेफरेंस रेफरेंस इज सिंपल वेरिएबल ओके और से सिंपली ए वेरिएबल जैसे बाकी वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही रेफरेंस वाला वेरिएबल ही भी हम ट्रीट करेंगे फर्क बस उसकी मेमोरी में है रेफरेंसेस के पास खुद की मेमोरी नहीं है मेमोरी के लिए वो हमेशा किसी और वेरिएबल की मेमोरी पे डिपेंड करते हैं ओके मेमोरी के लिए हमेशा किसी और पे डिपेंड करेंगे समझ रहे हो नहीं ठीक है तो कल हमने कॉन्सेप्ट देखी थी मान लो अपने पास है x और ये x की मेमोरी है 4 बाइट्स तो x इस वाली मेमोरी को अभी रेफर कर रहा है 4 बाइट्स है ठीक है और इसके अंदर स्टोर है अभी 10 then anyhow by using syntax of reference we created y by using syntax of reference we created y now we will say y is the reference of x what does that mean it means x और y दोनों एक ही मेमोरी को रेफर कर रहे हैं after that x is a variable सिंपल या फिर पॉइंटर कोई भी हो सकता है बट x is a variable and y is also a variable that's it उसके बाद एक्सेस करते वक्त कोई चेंज नहीं करना है एक्सेस करते वक्त कोई चेंज नहीं करना है ओके x is variable and y is also variable ठीक है बस हमें याद ये रखना है इन दोनों के बीच में जो मेमोरी है वो क्या है वो कॉमन मेमोरी है मेमोरी इज कॉमन ओके दैट इज व्हाई काम कैसे होगा देखो अगर मैं इधर लिखूंगा सी आउट एक्स वाई तो जब x की वैल्यू प्रिंट होगी तो x जिस मेमोरी को रेफर कर रहा है उसका कंटेंट आएगा और जब y प्रिंट होगा तो y जिस मेमोरी को रेफर कर रहा है उसका कंटेंट यहाँ पे प्रिंट होगा क्लियर हो सबको ठीक है नाउ इफ आई ट्राई टू असाइन सम वैल्यू if I say x is equal to 5 okay if we say x is equal to 5 right क्या होगा फिर अगर हम कहते हैं x is equal to 5
तो x वाली मेमोरी में 5 स्टोर होगा। मतलब कौन सी मेमोरी में 5 स्टोर होगा? x वाली मेमोरी में, यानी जिस मेमोरी में 10 स्टोर है उस मेमोरी में क्या स्टोर होगा? 5। ओके, अब बताओ ये जो 10 वाली मेमोरी है जिसमें 5 स्टोर होगा, इस मेमोरी को कौन कौन सा वेरिएबल रेफर कर रहा है? मतलब ये मेमोरी कौन कौन से वेरिएबल की मेमोरी है? x एंड y दोनों की मेमोरी है। तो x इक्वल टू 5 के बाद अगर हम लिखे सी आउट x y तो क्या क्या प्रिंट होगा बताओ? 5 5। यह है रेफरेंस वेरिएबल वाली कॉन्सेप्ट। ओके, ऐसे एक ही वेरिएबल के हम मल्टीपल रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं? मल्टीपल रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो हो सकता है z is also reference of x. Okay, तो if I say now see out x y z क्या प्रिंट होगा बताओ? 5 5 5 प्रिंट होगा। फिर मैंने कहा z is equal to 7। 7 कौन सी वाली मेमोरी में स्टोर होगा? 5 वाली। ओके, जिसमें 5 स्टोर है। तो ये 5 निकला और इधर क्या स्टोर हो जाएगा? 7 स्टोर हो जाएगा, करेक्ट। और फिर अगर मैंने नीचे लिखा सी आउट एक्स वाई तो ये एक्स वाई क्या प्रिंट करेंगे बताओ? 7 7, क्योंकि दोनों की मेमोरी क्या है? सेम है। यस, तो रेफरेंस का सिंपल एक्सप्लेनेशन है वन मेमोरी लोकेशन हैविंग मल्टीपल नेम्स। हो गया। ओके, और कुछ भी डिफिकल्टीज इसमें नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। जितना सिंपल आपको लग रहा है वैसा ही है। ओके, पॉइंटर की तरह बिल्कुल नहीं है। इंटरनली अगेन इट वर्क्स विद एड्रेसेस। ओके, बट वो जो डिटेल्स है वो हमसे कंप्लीटली हिडन है। हमें बस कैसे ट्रीट करना है? एज ए रेफरेंस। ओके, तो हमें क्या समझना है? हाउ टू क्रिएट दैट रेफरेंस। ओके, अब हमें ये समझना है हाउ टू क्रिएट दैट रेफरेंस। ओके, चलो देखते हैं हाउ टू क्रिएट रेफरेंस। अब रेफरेंस क्रिएट करने से पहले कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। ओके, पहला रूल है references do not have memory. Their own memory. खुद की मेमोरी नहीं होती। For memory, they always depend on some other variable. They always depend on some other variable for memory. समझ रहे हो? ठीक है? Okay. Depend on some other variable for memory. Depend on some other variable for memory. ओके, सेकंड थिंग, अब ये रेफरेंस वाला रूल नहीं, एक सिंपल वेरिएबल वाला रूल है। रूल कहता है जब तक वेरिएबल को मेमोरी नहीं मिलती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वेरिएबल क्रिएट हुआ है। जब तक वेरिएबल को क्या नहीं मिलती? मेमोरी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वेरिएबल क्रिएट हुआ है। मान लो अगर ऐसा हुआ, होता नहीं, लेकिन ऐसा अगर हुआ कि मैंने लिखा इंट एक्स, लेकिन x को मेमोरी मिली ही नहीं, क्या ना इसे x इज डिक्लेयर्ड? नो, आई कांट से। ओके, क्योंकि इंट x लिखा आपने बट x को मेमोरी मिलने वाली है ही नहीं जब वो एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, तो फिर ये डिक्लेरेशन क्या है? यूजलेस है। समझ रहे हो नहीं? ये डिक्लेरेशन यूजलेस है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्या कहता है रूल? ये इंटरनल है। वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ये हम बस तभी कहेंगे जब उसे एग्जैक्ट मेमोरी मिलेगी, और जब हम इंडेक्स कहते हैं उसको मेमोरी मिल ही जाती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, बट दैट इज नॉट द केस ऑफ रेफरेंस। व्हेन यू डिक्लेयर रेफरेंस को मेमोरी नहीं मिलती, क्योंकि मेमोरी के लिए वो क्या करता है? किसी दूसरे पे डिपेंड करता है हमेशा। समझ रहे हो? तो डिक्लेरेशन करते वक्त हमें ये बताना होता है कि रेफरेंस वेरिएबल मेमोरी के लिए कौन से वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये बताओगे तो ही रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो पाएगा। अगर हमने रेफरेंस वेरिएबल को बताया ही नहीं कि वो मेमोरी के लिए किस पे डिपेंड करता है, तो फिर वो क्रिएट नहीं हो सकता। और वो हमेशा वेरिएबल जो है हमेशा क्रिएट कहां पे होते हैं? एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वो क्रिएट होते हैं। समझ रहे हो नहीं? और क्रिएट हुआ ये हम कब कह सकते हैं? जब उस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। लेकिन रेफरेंस के पास मेमोरी नहीं होती।
मेमोरी के लिए हमेशा किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, राइट। इसलिए जब आपको रेफरेंस बनाना है तब आपको ये भी बताना होता है कि वो मेमोरी के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, सो दैट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उसे मेमोरी भी मिल जाएगी, नहीं तो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होना पॉसिबल नहीं है। ओके, डिस्कशन कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? डिस्कशन का कंक्लूजन ये है, रेफरेंस वेरिएबल must be initialized at the time of declaration only. Okay, reference variable must be initialized at the time of declaration only. चलो ये कंक्लूजन याद रखो, डिस्कशन हम फिर से एक बार करेंगे रेफरेंस क्रिएट करने के बाद। ओके, अभी क्या करते हैं, अभी रेफरेंस को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो रेफरेंस कैसे क्रिएट होगा ये जरा समझते हैं। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? रेफरेंसेस के पास खुद की मेमोरी नहीं होती, मेमोरी के लिए हमेशा किसी और पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो चलो अब एक int x यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, से वी हैव int x इज इक्वल टू 10। तो फिर अपना x जो है वो क्रिएट हुआ विथ वैल्यू 10, राइट। दिस इज योर x, राइट। अब मुझे y क्रिएट करना है एज ए रेफरेंस ऑफ x, राइट। तो y जो है वो चलो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसे सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब डिक्लेरेशन करते वक्त हमें पता है वी आर गोइंग टू क्रिएट y एज ए रेफरेंस। एज ए रेफरेंस अगर आपको उसे यूज करना है, वी हैव टू गो विथ रेफरेंस ऑपरेटर। किसके साथ जाना है? रेफरेंस ऑपरेटर के साथ हमें जाना है। ओके, तो रेफरेंस ऑपरेटर क्या है? कौन सा ऑपरेटर, कौन सा सिंबल है? हाँ, रेफरेंस में सिंबल कौन सा है? एंड। ओके, तो ये y को हम इधर क्या लगा देंगे? एंड, ठीक है। अब ये एंड जो है देखो और एक जगह पे हमने यूज किया था, कहां पे? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी है। ओके, और क्या है? बिटवाइज एंड भी है, ये हमने देखा नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बिटवाइज एंड है, एड्रेस ऑफ वाला एंड है। लॉजिकल में तो दो एंड होते हैं, ओके, तो सिंगल एंड होगा तो लॉजिकल के पास नहीं जाएगा। अब देखो ये दो मीनिंग पहले से है, अब और एक तीसरा मीनिंग मिला, कौन सा? रेफरेंसेस। रेफरेंस वाला भी एंड है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ कैन योर कंपाइलर डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री डिफरेंट यूजेस? कि भाई यहाँ पे रेफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे बिटवाइज होना चाहिए, यहाँ पे एड्रेस ऑफ होना चाहिए। हाउ कैन ही डिफरेंशिएट? कुछ समझ रहे हो क्या? देखो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो यूज किया है ये रेफरेंस है और एड्रेस ऑफ नहीं है? तो सिंपल है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम कभी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन में यूज नहीं करते। क्लियर हो गया नहीं? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कभी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन में यूज नहीं होता। डिक्लेयर योर वेरिएबल, आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई एड्रेस ऑफ ऑपरेटर टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, but we never use address of operator in the declaration of variable, right? तो एड्रेस ऑफ वाला फंडा जो है वो खत्म हो गया। दूसरा है बिटवाइज वाला एंड। बिटवाइज वाला एंड भी हम कभी भी डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट में यूज नहीं करते। बिटवाइज वाला कहां पे यूज करते हैं? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में यूज होता है। यू कैन से A and B, ओके, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये डिक्लेरेशन वाला स्टेटमेंट नहीं है, ओके। तो बिटवाइज वाला भी काम खत्म हो गया, समझ गए? ठीक है, अब बचा कौन सा? रेफरेंस। तो जब जब एंड ऑपरेटर डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट में जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में जब जब एंड ऑपरेटर या एंड सिंबल यूज किया जाएगा, कंपाइलर विल ट्रीट इट एज ए रेफरेंस ऑपरेटर। कंपाइलर उसको कैसे ट्रीट करेगा? एज ए रेफरेंस ऑपरेटर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट में जब एंड आएगा, वी कॉल इट व्हाट? रेफरेंस ऑपरेटर। डन, ठीक है। और अभी हम देखो y जो है, y को अभी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ओके। और डिक्लेयर करते वक्त यहाँ पे हमने एंड यूज किया है, तो y बनेगा रेफरेंस। ये तो क्लिक पक्का हो गया। अब सवाल ये है, what should be the data type we have to use in the declaration of y? अब हमें एज ए प्रोग्रामर ये हमेशा आपको पता होगा
कि जो भी रेफरेंस वेरिएबल आप बना रहे हो वो कौन से वेरिएबल का रेफरेंस है। तो अभी आपका y कौन सी वेरिएबल का रेफरेंस बन रहा है, x वाले वेरिएबल का रेफरेंस बन रहा है, बिल्कुल सही। व्हाट डज दैट मीन, अगर वो x का रेफरेंस है इसका मतलब ये हुआ कि y और x दोनों सेम मेमोरी को रेफर करेंगे। y और x क्या करेंगे, दोनों सेम मेमोरी को रेफर करेंगे। अगर वो दोनों सेम मेमोरी को रेफर कर रहे हैं तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो जरा, अगर वो सेम मेमोरी को रेफर कर रहे हैं तो उनके डेटा टाइप्स स्ट्रिक्टली सेम होने चाहिए या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाँ, अगर मेमोरी सेम है तो डेटा टाइप क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली सेम चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि x मेरा इंटीजर है और मैंने y को x का रेफरेंस किया लेकिन y डबल है, नॉट पॉसिबल, कंपाइलर नेवर अलाउज दिस थिंग। ओके, अगर वो रेफरेंस है किसी वेरिएबल का तो वो जिसका रेफरेंस है उसका डेटा टाइप और आपके रेफरेंस वेरिएबल का डेटा टाइप दोनों क्या चाहिए, सेम, स्ट्रिक्टली सेम चाहिए। अगर नहीं होंगे कंपाइलर डायरेक्टली जनरेट्स एरर, कंपाइलर डायरेक्टली जनरेट्स एरर। अब ये डेटा टाइप सेम क्यों होने चाहिए, ये वाली बात क्लियर हो गई, क्यों सेम होने चाहिए, बोथ रेफरिंग टू सेम मेमोरी। अगर अलग अलग डेटा टाइप अलाउड होते तो फिर वो दोनों सेम मेमोरी को रेफर नहीं कर पाते। सेम मेमोरी को रेफर कर रहे हैं करके दोनों के डेटा टाइप क्या चाहिए, सेम होने चाहिए, स्ट्रिक्टली सेम होने चाहिए। तो y अगर x का रेफरेंस है तो उसके डिक्लेरेशन में डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंट एंड y। तो यहाँ पे आपका y जो है वो क्या बना, रेफरेंस वेरिएबल, लेकिन ये किसका रेफरेंस वेरिएबल होगा ये हमने अभी तक उसको नहीं बताया। हमने बस क्या किया, y एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा इतना आधा अधूरा लिख दिया। अब हमें इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही बताना पड़ेगा कि वो किसका रेफरेंस बनने वाला है। तो y किसका रेफरेंस बनने वाला है, x का। तो हम यहां लिखेंगे is equal to x, is equal to x। क्लियर हो गया। नाउ द रेफरेंस क्रिएशन इज कंप्लीट। अब आपका y जो है वो किसका रेफरेंस बना, वो x का रेफरेंस बना। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट। अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि y जब हम क्रिएट कर रहे थे तो रूल हमें क्या फॉलो करना पड़ा, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही हमें उसे बताना था कि वो किसका रेफरेंस बनेगा। ओके, I can't write this statement int and y semicolon और फिर मैंने कहा भाई y is the reference of x, that is not possible, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, आपको स्ट्रिक्टली यही स्टेटमेंट के साथ जाना होगा। तो अब हमें ये समझना है कि why it is necessary to initialize reference variable at the time of declaration only। रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त ही उससे स्ट्रिक्टली इनिशियलाइज क्यों करना है ये बात हमें समझनी है। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कंक्लूजन याद रखना है। व्हाट इज द कंक्लूजन, रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। सो दैट रेफरेंस वेरिएबल को ये समझ आएगा कि क्रिएट होने के बाद कौन सी वेरिएबल की मेमोरी को रेफर करना है। तो कंक्लूजन याद रखो, अब रीजन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कंक्लूजन निकाल लग रहा है, चलो एक मिनट बताओ खुद को, व्हाट वाज द कंक्लूजन। ये नीचे वाला पॉसिबल क्यों नहीं है, यही स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली लिखना है, ये वाली बात आप समझ गए हो, ठीक है। ओके, नाउ सी फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखो रेफरेंसेस डू नॉट हैव देयर ओन मेमोरी, मेमोरी के लिए वो हमेशा किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे। एंड द सेकंड रूल बहुत सिंपल सा, हम तब तक ये नहीं कह सकते कि वेरिएबल क्रिएट हुआ जब तक उसे मेमोरी नहीं मिलती। जब तक उसे क्या नहीं मिलती, मेमोरी नहीं मिलती, तब तक हम ये कह नहीं सकते कि वेरिएबल क्रिएट हुआ। वेरिएबल क्रिएट होना डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट पे जरूरी है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है मतलब क्या है, वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं,
लेकिन वो कब क्रिएट होगा? जब उसे मेमोरी मिलेगी, राइट? सिर्फ डिक्लेयर करके काम नहीं बनेगा, इंटरनली इट शुड गेट सम अमाउंट ऑफ मेमोरी, तब हम कहेंगे वेरिएबल क्रिएट हुआ। बट रेफरेंसेस के पास क्या नहीं है? खुद की मेमोरी नहीं है, और उसे जब तक मेमोरी नहीं मिलेगी वो क्रिएट नहीं होगा। और क्रिएट करना किधर होता है? डिक्लेरेशन पे। तो डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट पे ही पता होना चाहिए उसे मतलब किसे? रेफरेंस वेरिएबल को, कि वो कौन सी मेमोरी को रेफर करने वाला है। अगर ये पता होगा तो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? दैट इज व्हाई एग्जैक्टली we have to initialize reference variable at the time of declaration। इसलिए हमें रेफरेंस वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही इनिशियलाइज करना पड़ता है, सो दैट रेफरेंस वेरिएबल विल कम टू नो कि एज ए वेरिएबल मुझे कौन सी मेमोरी को रेफर करना है। क्लियर हुआ? तो ये पूरा फंडा किसी साथ कनेक्ट करें, फिर से एक बार मेमोरी, फिर से एक बार मेमोरी। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? डन? ओके, तो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कैसे करना है ये वाली बात समझ गए हो? ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द सिंटैक्स? सिंटैक्स समझते हैं। ये रहा आपका रेफरेंस ऑपरेटर, राइट? तो सिंटैक्स रहेगा डेटा टाइप रेफरेंस ऑपरेटर, देन वेरिएबल नेम is equal to variable to refer। समझ गए? is equal to variable to refer। कल ऐसा करना, ठीक है? कैसे क्रिएट करना है समझ गए हो? ठीक है, सबसे पहले क्या है? रेफरेंस ऑपरेटर, फिर डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली सेम। सेम किसके साथ? वेरिएबल टू रेफर। जिस वेरिएबल को वो रेफर कर रहा है उसका डेटा टाइप, और रेफरेंस वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे होने चाहिए? स्ट्रिक्टली सेम होने चाहिए, क्योंकि वो सेम मेमोरी को रेफर कर रहा है। ओके, एंड द थर्ड रूल, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही रेफरेंस वेरिएबल आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइज करना पड़ेगा। रेफरेंस वेरिएबल आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब ये एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही इनिशियलाइज क्यों करना है, ये बात समझ गए हो? ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियलाइज करते वक्त देखो हम कई बार वैल्यूज यूज करते हैं, कई बार एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, और कई बार वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते वक्त क्या हम इन तीन में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ कोई कांस्टेंट, सिर्फ कोई एक्सप्रेशन, या फिर सिर्फ वेरिएबल यूज कर सकते हैं? हाँ, क्या यूज कर सकते हैं? सिर्फ वेरिएबल। व्हाई? हाँ, मेमोरी सिर्फ वेरिएबल के पास होती है। अगर आप लिखोगे int and y equal to 10, 10 does not have any memory, वो तो डायरेक्ट प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसर में जाएगा। 10 को रैम में, किसी स्टैक फ्रेम पे, किसी डेटा सेक्शन पे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इसलिए रेफरेंस वेरिएबल जब इनिशियलाइज करना है हमें वेरी स्ट्रिक्टली क्या यूज करना है? ओनली वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल के पास मेमोरी होती है, और रेफरेंस वेरिएबल को भी हमें क्या देनी है? मेमोरी देनी है। रेफरेंस वेरिएबल को भी हमें मेमोरी देनी है। क्लियर हुआ सबको? डन? ओके, तो रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है समझ गए? चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर बाकी मुद्दे देखेंगे उसके। सगळे नको बोलू रे, असं होतं बरं. इकडे जेवण बोल. लिखो. लिहिलं रेफरन्स व्हेरिएबल. रेफरन्सेस इन सी क्लियर. फर्स्ट पॉइंट. References means one memory location having multiple names. One memory location having
multiple names. For example, let us if y is the reference of x, if y is the reference of x, then x and y both will refer to the same memory. Then x and y both will refer to the same memory. नीचे ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. X and y both will refer to the same memory. डायग्राम ड्रॉ कर लो. लिखो नीचे as both x and y are referring to the same memory, comma, changes made in any one of them will be visible to both of them. For example, ये वाले स्टेटमेंट्स लिख लो नीचे. ब्रैकेट में लिखना इधर if x and y are integers, integer variables. So if x is integer variable एवढं लिहिलं तरी चालेल. if x is integer variable, y अगर उसका रेफरेंस है तो y by default integer बन जाएगा. एग्जाम्पल लिख लो. In the example, z is used first, then declared. भावा फक्त example लिख. Declaration बघितलं नाही आपण असं. चलो हो गया. Example लिखा. Right. अभी हमने declarations किए नहीं है. अभी हमने सिर्फ रेफरेंस वाली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दी. राइट. अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट है. हाउ टू डिक्लेयर रेफरेंस वेरिएबल. हाउ टू डिक्लेयर reference variable. How to declare reference variable. देखो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना है. ओके. हाउ टू डिक्लेयर रेफरेंस वेरिएबल इज द सेकंड पॉइंट. उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट. ओके. और डिक्लेरेशन कंप्लीट होने के बाद फिर थर्ड पॉइंट शुरू हो जाएगा. देन लिखो फर्स्ट पॉइंट. हाउ टू डिक्लेयर. फर्स्ट पॉइंट. टू डिक्लेयर रेफरेंस वेरिएबल we need reference operator. ब्रॅकेट मध्ये लिहा and सिंबल लिहायचं ब्रॅकेट मध्ये. नेक्स्ट पॉइंट. the data type of reference variable and the data type of variable. The data type of reference variable and the data type of variable to be referred.
and the data type of variable to be referred must be strictly same. मस्ट बी सेम लिहिलं तरी चालेल. वो मस्ट का मीनिंग ही वही होता है, स्ट्रिक्टली सेम. मस्ट बी सेम. हो गया. सेकंड रूल. थर्ड रूल रेफरेंस वेरिएबल्स do not have their own memory. Comma, for memory they depend on some other variable. Full stop. Hence reference variable must be initialized. At the time of declaration only. Okay, next point, fourth point, syntax. तो ये syntax लिख लो, ये वाला syntax, ये लास्ट वाली लाइन लिख लो. चलो हो गया. ओके. फॉर एग्जांपल लिखो नीचे. फॉर एग्जांपल to create y as a reference of x. To create y as a reference of int x. We have to write following statements. और ये दो स्टेटमेंट्स लिख लो. ये पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट. लेफ्ट साइड में है, देखो येलो कलर में, ये दो वाले. हो गया. ठीक है. तो ये रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट होंगे, ये वाली बात समझ रहे हो. ठीक है. अब यहाँ x एंड y जो है ये दोनों सेम मेमोरी को रेफर कर रहे हैं. दैट इज y में या फिर x में अगर कोई भी चेंज करोगे तो वो जो चेंज है वो दोनों को दिखाई देगा. ये वाली बात क्लियर हो गई. ओके. तो ये दो स्टेटमेंट के नीचे ये वाला कोड एक बार फिर से रिपीट कर दो. बस इतना ही करना है. ये Cout xy. Z वाला बाद में ऐड कर लेंगे, अभी उतना ही कर लो. डायग्राम आपने ड्रॉ की है आई थिंक. ओके. अभी उस एग्जांपल के नीचे अब ये फोर्थ पॉइंट हो गया, उसका फिफ्थ पॉइंट होगा. लिखो थर्ड पॉइंट का फिफ्थ पॉइंट. To initialize the reference variable. We can use another variable only. We cannot use any expression or some constant value.
we cannot use any expression or some constant value. For example, okay, for example, अब यहाँ पे हम create कर रहे हैं, जरा ये देख लो पहले बस. We have int x is equal to 5. Then I created int and y is equal to x. ये सही है. Then if I say int and y is equal to 10, ये क्या होगा? Yes, compiler generates error. If I say int and y is equal to x plus 3, again this is error. x plus 3 को भी कोई मेमोरी नहीं होती. Okay, we can use only what? Variable. ये दो कांस्टेंट वैल्यू या फिर कोई एक्सप्रेशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास मेमोरी नहीं होती. ओके, फॉर एग्जांपल ये 3 लिख लो. वैलिड. साथ में कमेंट भी नोट कर लो. जोपर्यंत लिहायला सांगत नाही तोपर्यंत लिहायचं नाही रे बाबा. हो गया? डन. ओके, अब रेफरेंस का बेसिक क्लियर हो गया. अब कुछ आगे के पॉइंट्स देखते हैं रेफरेंस वाले. ठीक है, सी. अब देखो अपने पास x जो है उसका रेफरेंस बना हुआ है y. राइट, x जो है उसका रेफरेंस बना हुआ है y. नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसे कितने रेफरेंसेस ऑफ x हम क्रिएट कर सकते हैं? मल्टीपल रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे z अगेन एज ए रेफरेंस ऑफ x क्रिएट करना रहा, ओके, व्हाट शुड आई राइट? z अगर एक रेफरेंस वेरिएबल है तो सबसे पहले ऑपरेटर होगा रेफरेंस वाला. किसका रेफरेंस बनेगा? x का. तो डेटा टाइप क्या होना चाहिए? int. एंड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही क्या करना है? उसको इनिशियलाइज करना होगा. स्ट्रिक्टली एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही उसे इनिशियलाइज करना होगा. ओके, तो int and z is equal to x. तो आपका z जो है वो एज ए रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो गया. किसका रेफरेंस बना? x का. अब x, y और z तीनों में से किसी को भी रेफर कर दो, आउटपुट जो है आपको सेम दिखाई देगा क्योंकि तीनों सेम मेमोरी रेफर करने वाले हैं. ये रोए नहीं, तीनों क्या करेंगे? सेम मेमोरी रेफर करेंगे. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. फोर्थ, वो डिक्लेरेशन वाला खत्म हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन क्रिएट. कुठला पॉइंट है? थर्ड. ठीक है, थर्ड पॉइंट. वी कैन क्रिएट मल्टीपल रेफरेंसेस ऑफ वन वेरिएबल. We can create multiple references of one variable. हो गया? फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो और साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लो. फॉर एग्जाम्पल और साथ में डायग्राम. और एग्जाम्पल में और दो स्टेटमेंट्स ऐड कर लेते हैं. सी आउट x y z, आउटपुट लिख लेना. देन z is equal to 15 and again सी आउट x y z. Output will be 15 15 15. This will be 10 10 10. Yes, और ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कैन आई क्रिएट रेफरेंस ऑफ रेफरेंस? ओरिजिनल वेरिएबल के मल्टीपल रेफरेंस हमने बना लिए। यहाँ x इज द ओरिजिनल वेरिएबल और उस ओरिजिनल वेरिएबल के मल्टीपल रेफरेंसेस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। अब हमें क्या समझना है, x का रेफरेंस y है और z भी है, तो क्या हम y के रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं? यस और नो? व्हाई? हाँ, डिक्लेयर करना ही पड़ता है। रेफरेंस हो सिंपल वेरिएबल, उसके लिए यूज नहीं कर सकते, वो तो बेसिक है। अब चलो y रेफरेंस एक क्रिएट हो चुका है, तो फिर उसका रेफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। रेफरेंस, किसी भी एंटिटी का रेफरेंस क्रिएट करने के लिए उस एंटिटी के पास क्या होनी चाहिए? मेमोरी होनी चाहिए। y अगर रेफरेंस वेरिएबल है तो उसके पास मेमोरी है कि नहीं है? है। ओके, वो खुद की नहीं है लेकिन है तो सही, बस उसका रेफरेंस भी क्रिएट हो सकता है। और वो रेफरेंस क्रिएट करने के लिए कोई भी अलग से सिंटैक्स यूज नहीं करना है। देखो, मान लो हमें w एज ए रेफरेंस ऑफ y यहाँ पे क्रिएट करना है, देन आई हैव टू राइट int and w is equal to y। हो गया, समझ गए नहीं? सिंटैक्स फिर से वही है, w y का रेफरेंस है, y का डेटा टाइप क्या है? int। तो w के डिक्लेरेशन में भी कौन आएगा? int। w रेफरेंस है तो रेफरेंस ऑपरेटर आएगा और किसका रेफरेंस बनेगा? y का। तो w एज ए रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करे होगा और वो उसी मेमोरी को रेफर करेगा जिस मेमोरी को y रेफर कर रहा है। तो y इस वाली मेमोरी को रेफर कर रहा है, w भी उसी मेमोरी को रेफर करेगा। एंड नाउ वेरिएबल x has a total how many references? 3 references। y है, z है, w है। अब w एज ए रेफरेंस ऑफ y क्रिएट हुआ, लेकिन रेफरेंस है किसका? वही सिंगल मेमोरी का। तो आप w को x का रेफरेंस कह सकते हो, y का रेफरेंस कह सकते हो, या फिर w को z का भी रेफरेंस कह सकते हो। समझ गए? सारे के सारे कॉमन मेमोरी को रेफर कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इन चार में से किसी में भी चेंज करोगे, चेंजेस किसको दिखाई देंगे? सबको दिखाई देंगे। क्लियर हो गया? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। वी कैन क्रिएट reference of reference also। We can create reference of reference also। For example, बस ये नीचे W जो है y के लिए क्रिएट करो, इतना ही स्टेटमेंट लिखना है और W को आपकी ऊपर वाली डायग्राम में ऐड कर दो। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब किसका डाउट आया है? देखो, डाउट में उन्होंने पूछा है क्या ये पॉसिबल है? y रेफरेंस से और y को असाइन किया 10, इज इट पॉसिबल? बराच वेळ झाला हेच करतोय ना आपण। y को एक बार डिक्लेयर करने के बाद एज ए सिंपल वेरिएबल, एज ए वेरिएबल ही ट्रीट करना है, फिर वो चाहे जैसा भी है, सिंपल वेरिएबल हो सकता है, पॉइंटर वेरिएबल हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अभी y जो है x का रेफरेंस बना है, मतलब x क्या है? सिंपल वेरिएबल, तो y भी क्या हुआ? सिंपल वेरिएबल। तो y को हमने क्या असाइन किया? 10। तो 10 कहां पे जाके स्टोर होगा? वही कॉमन मेमोरी में। अगर मैंने y को असाइन किया 15, तो 15 किधर जाके स्टोर होगा? 10 रिप्लेस करेगा 15 से, और उसके बाद x, z, w सारे के सारे क्या पढ़ेंगे इस मेमोरी को? 15। समझ गए हो? वो यहाँ 15 पढ़ेंगे। पुष्कर पढ़ा, वायर जोन लिखोगा। क्लियर हो गया? राइट, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Can I create? Okay, everybody familiar with the array? Okay, what is array? Collection of elements having same data type। Yes। तो फिर मैंने लिखा भी int num of 3 is equal to 10, 15, 17। 3 इंटीजर का हमने एरे बना लिया। ओके, सो num जो है ये बना सेट ऑफ एलिमेंट्स।
नम जो है ये क्या बना, सेट ऑफ एलिमेंट्स बना. दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 17, 0 1 2. नाउ क्वेश्चन इज, कैन आई क्रिएट रेफरेंस फॉर array for set of elements? Yes or no? Yes. Okay. चलो मान लेते हैं y is a reference to set of elements. y कौन सी मेमोरी को रेफर करेगा? हाँ, y क्या? y भी एरे होना चाहिए. ओके, और कोई लॉजिक? बट कंफ्यूजन झालं का? y कौन सी मेमोरी को रेफर करेगा? जीरोथ मेमोरी, फर्स्ट मेमोरी की सेकंड मेमोरी? नहीं तो y भी एरे बना दो. y एरे बना तो वो तो एरे ऑफ रेफरेंसेस होगा ना. एरे ऑफ रेफरेंसेस मतलब मल्टीपल रेफरेंसेस हुए. मल्टीपल रेफरेंसेस किसको रेफर करेंगे? कंफ्यूजन फिर से. y अगर रेफरेंस बना तो एग्जैक्टली कौन सी एलिमेंट को रेफर करेगा? तो इसका आंसर है, सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए कभी भी रेफरेंसेस क्रिएट नहीं होते हैं. रेफरेंसेस सिर्फ एक एलिमेंट के लिए क्रिएट होते हैं. इसका मतलब एरे का अगर कोई सिंगल एलिमेंट रेफर करोगे, जैसे कि 10 है, हाउ विल यू रेफर 10? num of 0. yes, how should I refer 10? num of 0. तो num of 0 के लिए आप रेफरेंस बना सकते हो. यू कैन से int and y is equal to num of 0. फॉर सिंगल एलिमेंट ऑफ एरे आप रेफरेंस बना सकते हो. ठीक है, तो ये y रेफरेंस बना किसका? num of 0 का. num of 1, num of 2 का अब y के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. num of 1, num of 2 का y के साथ कोई कनेक्शन नहीं. y का कनेक्शन किसके साथ है? num of 0 के साथ. तो अगर मैंने कहा सी आउट y, क्या प्रिंट होगा बताओ? हाँ, 10 प्रिंट होगा. करेक्ट. और फिर मैंने कहा y is equal to 7 and then I said see out num of 0. ये क्या प्रिंट होगा? ये 7 प्रिंट होगा. करेक्ट. दिस विल प्रिंट 7. क्लियर हुआ? ओके, तो कंक्लूजन क्या रहा? सेट ऑफ एलिमेंट के लिए रेफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता. रेफरेंस हमेशा सिंगल एलिमेंट के लिए क्रिएट होता है. So in case of array, we cannot create a reference of array. We can create reference for single element of array. और ऐसे set of elements आगे जाके कई सारे हमें रेफर करने हैं. ओके, not only array is the set of elements. ऐसे कई सारे आगे हमें set of elements मिलेंगे. Everybody clear with this, right? Okay, चलो लिख लेते हैं. लिखो. Next point. We cannot create reference for set of elements. We cannot create a reference for set of elements. We can create reference. We can create reference only for single element. We can create reference only for single element. For example, we cannot create reference for whole array. For example, we cannot create a reference for whole array. Full stop. But we can create a reference for single element of array. But we can create reference for single element of array. For example, ये लिख लो पूरा int main से. डायग्राम ड्रॉ करायच्या आधी डायग्राम गरजेची आहे. मेमरी समजली पाहिजे आपल्याला.
चलो हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई क्रिएट रेफरेंस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल? पॉइंटर वेरिएबल के लिए रेफरेंस क्रिएट हो सकता है या नहीं, क्या लगता है आपको? यस और नो? यस, पॉइंटर वेरिएबल के लिए हो सकता है। कोई भी सिंगल वेरिएबल हो उसका रेफरेंस क्रिएट हो सकता है। सिंपल वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सबके रेफरेंसेस क्रिएट हो सकता है। बस वो क्या होना चाहिए? सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए रेफरेंसेस क्रिएट नहीं होते हैं। ओके, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। ओके, सी नाउ वी विल गो विथ पॉइंटर। तो वी हैव ए मेन फंक्शन और अपने पास है एक इंट x इज इक्वल टू 10। तो अपने पास एक x बना, x के अंदर यहाँ स्टोर हो जाएगा 10 और इसका एड्रेस है चलो 1000। ठीक है, ये 1000 जो है ये मुझे एक p में स्टोर करना है। सो p के अंदर स्टोर हो जाएगा 1000। एवरीबॉडी familiar with this? Okay, now what should be the declaration of p? int star p। सबको पता है int star क्यों आएगा? ओके, तो हमने लिखा int star p, done। then I said p is equal to address of x। अब इधर जो and यूज किया, इसमें क्या आपका कंपाइलर या फिर एग्जीक्यूटर कंफ्यूज होगा कि ये रेफरेंस ऑफ ऑपरेटर है या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है? नहीं, क्योंकि ये एंड कहां पे यूज हुआ? कहां पे? असाइनमेंट यानी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में यूज हुआ। अगर ये एंड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में होता, वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते वक्त, तब इसको क्या ट्रीट करता? रेफरेंस ट्रीट करता। लेकिन अभी वो डिक्लेरेशन करते वक्त हमने यूज नहीं किया हुआ है, समझ रहे हो नहीं? तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है कंपाइलर का भी, आई होप आपका भी, राइट। अब हमें क्या करना है? p का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है। इसका रेफरेंस वेरिएबल p का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है। ओके, सो आई विल से q इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ p। ठीक है, तो Q जो है उसी मेमोरी को रेफर करेगा जिसे P रेफर कर रहा है। P की मेमोरी विल बी द मेमोरी ऑफ Q। अब हमें Q एज ए रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले पिक्चर में आया Q। ओके, अब ये रेफरेंस बनने वाला है P का, तो रेफरेंस ऑपरेटर आएगा सबसे पहले। फिर ये रेफरेंस बनने वाला है P का, तो हमने लिखा इक्वल टू P। यहां तक तो सब सिंपल था। अब हमें क्या डिसाइड करना है? डेटा टाइप। व्हाट इज द रूल ऑफ डेटा टाइप? स्ट्रिक्टली सेम। सेम एज व्हाट? वेरिएबल टू बी रेफर्ड। तो आपका Q किसको रेफर कर रहा है? P को। व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ P? इंट स्टार। स्टार को भूलना नहीं है, P का डेटा टाइप है इंट स्टार। डिक्लेरेशन करते वक्त हम स्टार अलग से देते हैं, फिर डेटा टाइप अलग से डिसाइड करते हैं। बट ये सब होने के बाद जब हम पॉइंटर को किसी और कॉन्सेप्ट में लेके जाते हैं, तो फिर वहां याद रखना पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है? वेरिएबल छोड़ के डेटा टाइप एंड स्टार्स जितने भी यूज किए वो आपके पॉइंटर का डेटा टाइप होता है। जैसे अगर मैंने लिखा इंट स्टार स्टार क्यू, अगर हमने लिखा इंट स्टार स्टार क्यू, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ क्यू? इंट स्टार स्टार, करेक्ट, समझ गए? तो यहां पर भी हमें अगर P रेफर करना है तो P का डेटा टाइप क्या रहा? इंट स्टार। और Q के डिक्लेरेशन में फिर इधर लगेगा इंट स्टार, और फिर Q का डिक्लेरेशन हुआ इंट स्टार एंड Q इक्वल टू P। अब मुझे ये बताओ, इस वाली केस में क्या आपका कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है या रेफरेंस ऑपरेटर है? कंफ्यूजन? नो, व्हाई? डिक्लेरेशन करते वक्त एंड यूज हुआ है, सो नो कंफ्यूजन फॉर कंपाइलर। उसको पता ये रेफरेंस है, फिर बाकी के रूल अप्लाई करके देखेगा, सब सही है, फाइन, डन। तो इस वाले स्टेटमेंट की वजह से Q becomes the reference of P। Q क्या बना? रेफरेंस ऑफ P। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं P is a pointer variable, Q is also a pointer variable, true or false? Q is also a pointer variable, true or false?
ट्रू है। ओके, रेफरेंस है वो तो डिक्लेरेशन था, उसके बाद क्यू भी एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? पॉइंटर वेरिएबल। विच मेमोरी इज द मेमोरी ऑफ क्यू? पी वाली मेमोरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने लिखा सी आउट पी, क्या प्रिंट होगा बताओ? ओके, राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स अस कंटेंट ऑफ मेमोरी। तो फिर मैंने लिखा सी आउट क्यू, क्या मिलेगा बताओ? 1000। राइटिंग अगेन ओनली नेम ऑफ वेरिएबल गिव्स अस कंटेंट ऑफ मेमोरी। व्हाट इज द मेमोरी ऑफ क्यू? इट इज द सेम एज द मेमोरी ऑफ पी। तो अगर Q को रेफर करोगे तो P की मेमोरी रेफर होने वाली है, तो सी आउट Q करोगे तो P वाली मेमोरी का जो कंटेंट है वही प्रिंट होगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? 1000 प्रिंट हो जाएगा। समझे कि नहीं? नाउ P and Q, you have two pointers, both of them referring to the same memory which stores 1000, which stores what? 1000. Clear हो गया? It means if I write say C out star P, क्या देगा? 10. Okay, then if I write star Q, क्या देगा? 10 ही देगा। If I write star Q is equal to 15, ये 15 कहां पे स्टोर होगा बताओ? x वाली वैल्यू पे, मतलब 10 will get replaced by 15, correct? तो star Q equal to 15 से 10 will get replaced by 15, and if I say now C out star P, क्या प्रिंट होगा? 15. If I say C out X, क्या प्रिंट होगा? और चेंज किया किसने? Q ने, स्टार Q ने। क्लियर हो गया? सो हाउ टू क्रिएट रेफरेंस फॉर पॉइंटर वेरिएबल, ये बात समझ गए? चलो एक बार फिर से क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एंड देन वी विल राइट, यहाँ पे हमें Q एज ए रेफरेंस टू P क्रिएट करना है। तो Q सबसे पहले रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है? P का। और रेफरेंस होने की वजह से ऑपरेटर कौन सा आएगा? रेफरेंस ऑफ ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर आया पिक्चर में। डन। अब हमें डेटा टाइप डिसाइड करना है। व्हाट वाज द रूल ऑफ डेटा टाइप? रूल स्ट्रिक्टली सेम। यस, रेफरेंस वेरिएबल का डेटा टाइप और जो वेरिएबल रेफर होना है उसका, ये दोनों डेटा टाइप क्या चाहिए? स्ट्रिक्टली सेम होने चाहिए। यस। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ पी? पॉइंटर का जब डेटा टाइप बताओगे एक्सप्लिसिटली कि भाई अब डिटेल में नहीं जाना है हमें पॉइंटर के, वी आर यूजिंग पॉइंटर्स इन सम अदर चैप्टर, और वहां मुझे पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप चाहिए, तो उस डेटा टाइप के साथ साथ नंबर ऑफ स्टार्स भी हमें क्या करने पड़ेंगे? मेंशन करने पड़ेंगे। समझ गए? पॉइंटर वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब हमने स्टार्स को अलग से मेंशन किया, फिर डेटा टाइप बेसिक वेरिएबल का देखा था, राइट? तो इस वाली कॉन्सेप्ट की वजह से होता क्या है, कई बार आप लोग ये समझते हो स्टार स्टार तो गए पी के साथ, int is the data type of p. No, int is not the data type of p. What is data type of p? Int star. तो वही डेटा टाइप हमें यहाँ पर भी मेंशन करना पड़ेगा, और आपका q जो है वो p वाला पॉइंटर क्रिएट हुआ। बघा कॉन्सेप्ट कळली का सगळ्यांना? ठीक आहे, लिखो नेक्स्ट पॉइंटर। we can create references of pointer variables also. We can create references of pointer variable also. For example, ये एग्जांपल लिख लो, बस कंप्लीट मत करना, इधर एक int y is equal to 20 डाल दो, एग्जांपल कंप्लीट करो नका। थोडंसं ऍड करूया अजून।
खिडकी लावून घेते. चलो हो गया. ओके नाउ सी हियर. राहिल्यानंतर लिहा. बघा एकदा लक्ष द्या. लिहायला परत वेळ देतो तुम्हाला. नाउ वी हैव y is equal to 20. ये सबको दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है. नाउ q is reference of p. ओके. तो अगर मैं लिखूं q is equal to, तो इधर यूजुअली क्या होना चाहिए आपको लगता है? सिंपल वैल्यू या एड्रेस वैल्यू? एड्रेस वैल्यू, क्योंकि हम Q वाली मेमोरी में डेटा स्टोर करने जा रहे हैं और Q वाली जो मेमोरी है वो P वाली मेमोरी है, वो जिसमें 1000 स्टोर हुआ है. वो मेमोरी किस लिए बनी है? एड्रेस स्टोर करने के लिए बनी है. तो Q को जो कुछ भी असाइन करोगे वो क्या होना चाहिए? एड्रेस होना चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट्स पॉसिबल है बता सकते हो? इस वाले कोड के लिए यहाँ क्या क्या स्टेटमेंट्स पॉसिबल है? हाँ पहला, चलो मैं बताता हूँ आपको. मैंने लिखा 10, मैंने लिखा x, मैंने लिखा एड्रेस ऑफ x, फोर्थ वन मैंने लिखा y, फिफ्थ वन एड्रेस ऑफ y, सिक्स्थ वन p, सेवेंथ वन एड्रेस ऑफ p. इन सब में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स अलाउड है पहले जरा सोचो, फिर बताओ. Q के आगे यहाँ क्वेश्चन मार्क पे इन 7 में से क्या क्या लिख सकते हैं? विचार करा. पहले तो ये आदत होनी चाहिए हमें, कम से कम 15 सेकंड तो हम सोचिए. इवन इफ यू नो द आंसर, चेक ऑल अदर पॉसिबिलिटीज. माझं जोडायचं, डोळ्यातून डायरेक्ट तोंडात गेलं पाहिजे. डोळ्यातून पहिलं मेंदूत गेलं पाहिजे आणि मग तोंडाकडे गेलं पाहिजे. चलो हो गया. ओके. ऊपर से नीचे बताओ पहला ऑप्शन कौन सा है? थर्ड वाला. एंड एक्स असाइन कर सकते हैं, सही है? ओके बिल्कुल सही. एंड एक्स असाइन कर सकते हैं. आगे फिफ्थ वाला एंड वाई भी असाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सही. आगे सिक्स्थ वाला भी सही है. ओनली पी मतलब एड्रेस ऑफ सिंपल वेरिएबल, वाई भी वही मेमोरी है, तो वाई को पी असाइन करना बिल्कुल पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दीज 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, y वाला जो एड्रेस है वो q को असाइन कर देते हैं. एड्रेस ऑफ y क्लियर हुआ? आगे सभी इधर पोहोचलेगा. ठीक है. व्हाट इज एड्रेस ऑफ y? व्हाट इज एड्रेस ऑफ y? ओके. और ये 2000 जो है ये मैं कह रहा हूं q में जाकर के स्टोर होगा. q में जाकर स्टोर होगा मतलब which number will get replaced by 2000? 15, 20 या 1000? 1000 will get replaced by 2000. उसका समीकरण असं कोणी आहे का? Waiting to reach to 9:40 so that I can leave as early as possible. नको आहे आता पॉइंटर्स पास पुढे झालं. मी परत एकदा फर्स्ट इयर करते. एनीबडी? माझं मी करतो, मला काही समजत नाही, मला पहिल्यापासून केलं पाहिजे. आज घरी जातो आणि सगळे लेक्चर बघायला बसते. अजूनही असं तर बैठा हुआ पड़ा. चलो ठीक है. तो ये 1000 जो है विल गेट रिप्लेस्ड बाय 2000. और फिर अगर मैंने लिखा सी आउट स्टार पी, क्या प्रिंट करेगा बताओ? हाँ स्टार पी क्या प्रिंट करेगा? 20 पोचले असेल 20 पर्यंत. नुसतं बघत बसणार आहे. क्वेश्चन विचारल्यानंतर बोलत जा बाळांनो. बोलताना काय करायला लागतं आपल्याला? विचार करावा लागतो. विचार करायला लागलो की अल्टिमेटली आपला मेंदू कुठे येतो? इथं येतो. आपण बोलत जर नसलो तर बऱ्याचदा काय होतं, आज काय आहे? बुधवार आहे ना? गुरुवार आहे त्याच्यामध्ये तरी चालत असेल. गुरुवार आहे ओके. इंग्लिश मध्ये नाही गेलो तरी चालतंय. कुठे तर बाहेर जाऊ. आज काय नसणार आहे? गुरुवार आहे. युजली बुधवार असलेलं तर पळपळच असते नुसती. आज बुधवार आहे, आज लवकर गेलं पाहिजे. अंडी तरी मिळतील, चिकन तरी असतंच. जाईपर्यंत संपत नाही. गेले बरं काही लवकर सोडत नाही. 9:30 पर्यंत संपून गेलेलं असते सगळं.
हळूच मागू असं मोबाईल कडून त्याला मेसेज करून ठेवतो, माझं तर काढून ठेवलं 4 पीस पाहिजे तर मला ते. तर ह्या गोष्टी नकोत आपल्याला, म्हणून बोलत जा विचारल्यानंतर. चलो ठीक है, तो सी आउट स्टार में से क्या मिलेगा हमें, कैसे इवैल्यूएट किया था कुछ याद आ रहा है क्या? स्टार मतलब कंटेंट एट, इसको भूलना नहीं है, थ्रू आउट द डेटा स्ट्रक्चर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है. कंटेंट एट, पी का मतलब क्या है, 2000 एड्रेस. व्हाट इज कंटेंट एट 2000 एड्रेस, तो इसने प्रिंट किया 20. फिर हमने लिखा स्टार क्यू इज इक्वल टू 25 एंड देन सी आउट एक्स वाई. बताओ ये सी आउट एक्स वाई स्टार क्यू इक्वल टू 25 के बाद क्या प्रिंट करेंगे, 15 एंड 25. 25 किधर जाके स्टोर होगा, वाई में जाकर के स्टोर होगा. तो पॉइंटर के लिए रेफरेंस कैसे क्रिएट करना है, क्लियर है सबको, लिख लो. राइट कोड ऐड करून टाका. चलो हो गए, रेफरेंसेस क्लियर हो गए सबको, ठीक है. ओके, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है. आगे हमें अप टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करनी है. ओके, चलो अब आगे चलते हैं. यहाँ पे शायद अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ओके, इंक्लूडिंग रिवीजन ऑफ सी. फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीपीपी यहाँ पे खत्म हुआ. बस इसमें 3 ऑपरेटर्स बचे हैं. कौन से 3 ऑपरेटर्स याद आ रहा है, कल भी मैंने बताया था आपको. ये कब देखेंगे हम, क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर के एंड में, वो लास्ट पॉइंट रहेगा, पॉइंटर टू मेंबर वाले जो भी ऑपरेटर्स है वो, ठीक है. ओके, तो अब आगे चलते हैं और लिखो नेक्स्ट चैप्टर, फंक्शंस इन C++. फंक्शंस इन C++. चलो देखो, सिलेबस में इनपुट आउटपुट हो गया, कॉन्स्ट इनम झालं, ऑपरेटर्स इन सीपीपी, लोकल एंड ग्लोबल इंट्रोडक्शन हो गया, स्कोप रिजोल्यूशन हुआ, न्यू डिलीट सेट डब्ल्यू एंड एल. ओके, एंड रेफरेंसेस इन सीपीपी. करेक्ट. लिखो नेक्स्ट, फंक्शंस इन C++. अब हमें सबसे पहले पता होने चाहिए फंक्शंस. How to write functions in C++. Okay, तो सबसे पहला क्वेश्चन है why functions. पर्पस. सोचो पहले क्या कहा था मैंने, कानातनं डोळ्यातनं पहिलं मेंदूत झालं, डायरेक्ट तोंडात नाही यायला पाहिजे. पहले सोचो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंक्शन, और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं. बहुत सिंपल सा पर्पस है, और नहीं पता होगा हमें तो भी चलेगा. ओके, बट पता होना चाहिए. तो फंक्शन हम यूज करते हैं सबसे पहला क्या, रीयूजेबिलिटी. ओके, रीयूजेबिलिटी मतलब एक कोड बस एक बार लिखेंगे और बार बार यूज करेंगे.
जब से शुरू हुआ है सीपीपी तब से अब तक क्या हमने कोई फंक्शंस यूज किए हैं? नहीं। कौन से? सेट डब्ल्यू यूज किया दो, और एक मेन फंक्शन यूज किया हमने, यस। और कुछ यूज किया? नहीं, बस दो ही फंक्शंस हमने यूज किए, राइट। अगर सी में जाते हो तो प्रिंटफ स्कैनफ वहां पे हमने यूज किए थे, राइट। प्रिंटफ स्कैनफ हम कई बार यूज करते हैं, सेट डब्ल्यू भी हमने कल कई बार यूज किया, लेकिन उसको डिफाइन किया क्या हमने? नहीं किया। ओके, जिसने भी डिफाइन किया है क्या उसने हमारे हर एक यूज के लिए सेट डब्ल्यू को डिफाइन किया? नहीं, उसने बस एक बार डिफाइन किया और हम उसे क्या कर रहे हैं? बार बार बस यूज कर रहे हैं, रीयूजेबिलिटी। ओके, व्हाट इज द सेकंड पर्पस? Modularity. Modularity मतलब using functions, it is possible to split your code in simple modules so that multiple programmers can work with one task. मान लो आपको कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट डिफाइन करना है, ओके। अब एक प्रोजेक्ट जो है वो एक टास्क का नहीं होता। One project contains multiple simple tasks. ओके, अब फंक्शन की वजह से क्या हुआ? मल्टीपल प्रोग्रामर्स कैन वर्क विद डिफरेंट फंक्शंस। मतलब मैं एक डिफाइन करूंगा, ये वाला एक फंक्शन डिफाइन करेगा, वो एक फंक्शन डिफाइन करेगा, तो हम सारे मिलकर क्या करेंगे? अलग अलग टास्क जो है साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर देंगे। तो डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगी? फास्ट, रादर देन एक ही बंदा सारे टास्क डिफाइन कर रहा है, फिर क्या होगा? डेवलपमेंट स्लो होगी। मैं पहले करूंगा, वो कंप्लीट होने के बाद में दूसरा लूंगा, वो कंप्लीट होने के बाद में तीसरा लूंगा, रादर देन दिस सारे टास्क पे अलग अलग प्रोग्रामर्स साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, तो फिर जल्दी खत्म होगा। तो हमने क्या किया? अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज मॉड्यूलैरिटी। तो ये दो यूज जो है इसके लिए हम फंक्शंस यूज करते हैं। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? ओके, तो अब देखते हैं फंक्शन हमें यूज करने कैसे हैं। तो फंक्शन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा? ओके, यूजर डिफाइंड, ठीक है। और दूसरा कौन सा? इनबिल्ट कहो या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस। ओके, लाइब्रेरी और इनबिल्ट फंक्शंस, राइट। लाइब्रेरी या फिर इनबिल्ट फंक्शंस जो है ये हमें सिर्फ कॉल करने होते हैं, ये हमें सिर्फ यूज करने होते हैं। ओके, ये फंक्शन काम क्या कर रहे हैं बस इसके साथ लेना देना है, कैसे वो ये काम कर रहे हैं इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इंटरनली डिफाइन करके रखा हुआ है, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज देम ओनली। जैसे हमने यूज किया सेट डब्ल्यू, सी में हमने यूज किया प्रिंटफ स्कैनफ, राइट। ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस इंटरनली कौन सा कोड रेफर कर रहे हैं, क्या कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, राइट। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, whenever you want to use inbuilt functions you have to go with their header files, don't forget their header files, वो हमें चाहिए। अब वो क्यों चाहिए कल बताया था, लेकिन ये वाले चैप्टर में फिर से एक बार यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है लाइब्रेरी फंक्शंस, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हमने अब तक printf scanf यूज किया, setw यूज किया, कोई सी से और याद आ रहा है क्या फंक्शन? लाइब्रेरी फंक्शन strlen, ये स्ट्रिंग वाला फंक्शन है, ये हमें C++ में भी यूज करना है। और कोई? नवीन पुराना बोलूं दिया था। कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन बेटा? वो तो मैंने बताया, मैं कह रहा हूं अदर देन दीज फ्रॉम C। C से strcpy, ओके, strcpy। और कुछ है क्या? बहुत है, strcmp भी है, चलो ठीक है। तो ऐसे कुछ लाइब्रेरी फंक्शन से आगे जाकर के हम इनको भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के पास। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? ये फंक्शंस एज ए प्रोग्रामर हम लिखेंगे, समझ रहे हो? ये फंक्शंस एज ए प्रोग्रामर हम लिखेंगे, राइट। ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस है ये भी किसी ना किसी ने लिखे हुए हैं,
बट वो हेडर फाइल्स के साथ बाय डिफॉल्ट हमारा कंपाइलर जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हमने इनबिल्ट फंक्शंस कह रहे हैं। ओके, क्योंकि वो पहले ही लिखे हुए कंपाइलर हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है ये हमें खुद लिखने पड़ेंगे। अब जब भी आपको कोई फंक्शन लिखना होता है तो वो फंक्शन हमें 3 पार्ट्स में लिखना होता है। कितने? 3 पार्ट्स। ओके, एक का फंक्शन 3 पार्ट्स, राइट। सबसे पहले आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप, करेक्ट। दूसरा है फंक्शन डेफिनिशन और तीसरा है फंक्शन कॉल। अब ये नंबरिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सबसे पहले होना चाहिए फंक्शन डेफिनेशन। ओके, ये जरूरत दिया था ना, उल्टा पलटा तो कर रहा था। सबसे जरूरी है फंक्शन डेफिनेशन, फिर आएगा फंक्शन डिक्लेरेशन, यस, या फिर इसी को क्या कहेंगे? प्रोटोटाइप। फंक्शन डेफिनेशन, देन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड देन फंक्शन कॉल। ये 3 स्टेप में हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये ऑप्शनल है, इसको आपका कंपाइलर कभी डिमांड नहीं करता। ओके, इसको कभी डिमांड नहीं करता, ये तो प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है। मतलब हम पे अगर हमें लगा कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, वी विल कॉल इट, अदरवाइज वी विल नॉट कॉल इट। जैसे कि आजकल हम प्रिंट करने के लिए काउट यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रिंटफ यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप प्रिंटफ यूज नहीं कर रहे हो, देयर इज नो एनी एरर कि आपने प्रिंटफ क्यों कॉल नहीं किया, राइट। तो फंक्शन कॉल जो है वो क्या है? वो ऑप्शनल है, वो तो प्रोग्रामर पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये बाकी के जो 2 है, कौन कौन है? डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन, ये 2 बहुत जरूरी है। तो जब भी आप खुद का फंक्शन लिखने के बारे में सोचोगे तो आपको सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? डेफिनेशन। डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद किसके बारे में सोचोगे? डिक्लेरेशन। और ये दोनों कंप्लीट होने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो किसके बारे में सोचेंगे? फंक्शन कॉल के बारे में सोचेंगे। Everybody clear with this, right? तो चलो अब एक अपना खुद का फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, राइट। खुद के फंक्शन के साथ साथ एक फंक्शन जो है वो हमेशा जरूरी है, कौन सा? मेन फंक्शन। वी ऑलवेज नीड व्हिच फंक्शन? मेन फंक्शन। ओके, तो फिर मेन यूजर डिफाइंड रहा कि लाइब्रेरी फंक्शन रहा? वी हैव मिक्स्ड व्यूज नाउ। कोई कह रहा है लाइब्रेरी फंक्शन है सर, और कोई कह रहा है यूजर डिफाइंड है। चलो नए बच्चों की बात करते हैं। बड़ा पाइथन में मेन फंक्शन था क्या? नहीं था। मेन फंक्शन था पाइथन, या फिर आपने कभी लिखा नहीं? चलो पुराने बच्चों के पास आते हैं। बेटा मेन फंक्शन पाइथन में था क्या, या फिर आपने लिखा नहीं? होता है मेन फंक्शन पाइथन में भी होता है, बस कंपल्सरी नहीं होता। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन शुरू कर सकते हो उसमें इंटरप्रेटर विदाउट एनी फंक्शन। ओके, चलो पाइथन को छोड़ देते हैं, फिर से एक बार रूल हम अपना कायम कर लेते हैं। वी विल नेवर डिस्कस एनीथिंग अबाउट पाइथन। ओके, अजिबात पाइथन कडे जायचं नाही। वी विल डिस्कस ओनली सीपीपी, सी और जरूरत पड़े तो डीएस। ठीक है, तो मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड है या फिर लाइब्रेरी इन सीपीपी? और सुनित सेठ, लाइब्रेरी फंक्शन है कि यूजर डिफाइंड? यूजर डिफाइंड। वो कह रहे यूजर डिफाइंड है कि लाइब्रेरी है? यूजर डिफाइंड होना चाहिए। ओके, अब लाइब्रेरी कई बार आप लोग क्यों कहते हो? क्योंकि उसका नाम मेन है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इट मस्ट बी ऑलवेज मेन। कैन वी चेंज इट? यस, वी कैन चेंज इट। तो थोड़ा असेंबली में जाकर के कमांड्स देनी पड़ती है कि भाई मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेरे वाले फंक्शन से शुरू करो, आपका वाला फंक्शन नहीं चाहिए। तो फिर मेन का भी रिगल हो सकता है, एंड देन योर प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम रिगल। ओके, ये पॉसिबल है, बट अभी जो है हम मेन को चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन मेन के अंदर का कोड कौन लिख रहा है? यस, प्रोग्रामर, मतलब हम लिख रहे हैं। क्या वो इनबिल्ट है मेन के अंदर का कोड? नहीं।
वो तो यूजर ने डिफाइन किया हुआ कोड है, जस्ट द नेम इज अ फिक्स्ड एंट्री पॉइंट है, बिकॉज योर प्रोग्राम में कंटेन मल्टीपल फंक्शंस। एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का हमेशा किसी न किसी फंक्शन से शुरू होता है। तो फिर रिची भाई साहब क्या सोच रहे थे कि इफ देयर आर मल्टीपल फंक्शंस इन द प्रोग्राम, फिर एग्जैक्टली कौन से फंक्शन से शुरू करेंगे, ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। या अगर उसने ऐसा कहा कि किसी ना किसी फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, यूजर जो डिफाइन करेगा उस वाले किसी फंक्शन से शुरू होगा। एंड इफ देयर आर मल्टीपल फंक्शंस इन द प्रोग्राम, फिर कंफ्यूजन कौन से वाले फंक्शन से शुरू करना है, राइट। अब अगर ऐसा कहा कि हमेशा फर्स्ट वाले फंक्शन से शुरू करो, तो फिर सीक्वेंस वाला फंडा मैटर करेगा। यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर कि भाई मेरा शुरू होने वाला फंक्शन जो है वो पहला फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसे सारे रिस्ट्रिक्शन रिची भाई साहब ने हटा दिए और उन्होंने एक फिक्स्ड एंट्री पॉइंट मेंशन करके रख दिया। कौन सा? मेन, कि भाई शुरुआत हमेशा मेन से होगी। उसके आगे आपको जो फंक्शन चाहिए वो अपने आप डिफाइन कर लो, कॉल कर लो, एग्जीक्यूट कर लेगा, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? मेन से होगी। ये एंट्री पॉइंट बता के रखा हुआ है आपके कंपाइलर को, असेंबलर को, एग्जीक्यूटर को। ओके, तो ये हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे लिए वही सेम एंट्री पॉइंट है मेन। लेकिन मेन की डेफिनेशन एज ए प्रोग्रामर हम खुद डिफाइन करते हैं, इसलिए मेन बिलोंग्स टू यूजर डिफाइंड कैटेगरी एंड नॉट लाइब्रेरी फंक्शन कैटेगरी। डन, ठीक है। चलो अब खुद का एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन का नाम रख देते हैं शो। व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेम्स ऑफ फंक्शन? सेम एज वेरिएबल नेम। ओके, वेरिएबल नेम के जो रूल्स थे वही सारे रूल्स आपको कहां पे फॉलो करने हैं? फंक्शन का नाम डिसाइड करते हो तो फॉलो करने हैं। बस एक रूल आपको सिंपल से फॉलो करना है। पूरे प्रोग्राम में किसी भी दो एंटिटी का नाम आपको सेम नहीं रखना है, या फिर कोई भी वेरिएबल और कोई भी फंक्शन इनका नाम आपको सेम नहीं रखना है। बस ये एक सिंपल सा रूल फॉलो करो। हमेशा एरर आएगी ये जरूरी नहीं, लेकिन जब एरर आएगी ना इसकी वजह से कि आपका वेरिएबल का नाम और फंक्शन का नाम दोनों सेम है, फिर एरर समझ नहीं पाओगे। वो आपको ऐसा नहीं बताएगा सर कि वेरिएबल नेम एंड फंक्शन नेम बोथ आर सेम। नो, ही विल से कॉल ऑफ नॉन फंक्शन। फिर हम ढूंढते रहेंगे नॉन फंक्शन कहां पे? सर ने तो फंक्शन सिखाया था, नॉन फंक्शन सिखाया नहीं सर ने, सिलेबस में दिया नहीं उसने। ओके, तो सिंपल सा रूल क्या फॉलो करना है? वेरिएबल नेम एंड फंक्शन नेम शुड नॉट बी सेम। हर बार एरर दे ये जरूरी नहीं है। डन, ओके। चलो खुद का फंक्शन डिफाइन करते हैं। उसके लिए पहले इंट मेन फंक्शन लिख देते हैं। इंट मेन, ये आपका फंक्शन यहां शुरू हुआ या खत्म हुआ। ओके, तो अब ये वाले ब्रैकेट के बारे में सोचते हैं। किसी भी फंक्शन के आगे हमेशा ये पैरेंथेसिस रहते हैं। ओके, तो आपको समझना है दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। और बस रूल ये है, इसके साथ जो आइडेंटिफायर इधर यूज हुआ है ये कोई कीवर्ड नहीं है। नहीं तो फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये भी तो फिर फंक्शन हुआ? नहीं, व्हाट इज फॉर कीवर्ड है, समझ रहे हो नहीं? वो कीवर्ड है। व्हाट इज फॉर लूप, समझते हो? व्हाट इज फॉर कीवर्ड। ओके, तो ये कीवर्ड है। कीवर्ड के आगे पैरेंथेसिस मेंशन किए मतलब वो फंक्शन नहीं होता। फंक्शन होने के लिए पैरेंथेसिस के साथ जो वर्ड आपने यूज किया है ये एक सिंपल सा आइडेंटिफायर होना चाहिए, नॉट ए कीवर्ड। समझ गए? ठीक है, आइडेंटिफायर मतलब नाम जो आपने डिसाइड किया हुआ है, राइट। चलो ठीक है, तो इंट मेन हमने डिफाइन कर लिया। इंट मेन में एक मैसेज देते हैं सी आउट मेन स्टार्ट्स, और फिर है अपने पास सी आउट मेन एंड्स, और एंड में रिटर्न 0 लिखा करो। उसको कभी भी कोड लिखते वक्त स्किप नहीं करना है, मतलब मशीन में कोड लिखते वक्त रिटर्न 0 कभी भी स्किप नहीं करना है। ओके, नोटबुक मध्ये झालं तरी चालतंय। और अब हम अपना खुद का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, शो फंक्शन। सो द नेम ऑफ फंक्शन इज शो। ओके, अब ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर चलो दो वेरिएबल्स लिख लेते हैं, से इंट a कॉमा
इंट बी। अब ये दो वेरिएबल क्यों लिखे, किस लिए लिखे, इसके साथ हमारा कोई अभी लेना देना नहीं है। वी आर गोइंग फॉर द सिंटैक्स ओनली, इसलिए जा रहे हैं, सिंटैक्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस सगळ्यांनी वर्ड ऐकलेला होता का आधी? येस, हो, किंवा तुमच्या भाषेत अजून काय असेल तर पुन्हा हे केलंय का, जेव्हा नो म्हणायचं असते तेव्हा एक सवय आपल्याला असं कसं वाटतंय बघा ऐकायला माझ्या तोंडात असले जर सवय आता बदलले पाहिजे म्हणून आपल्याला इंटरव्ह्यू द्यायचा तर तो म्हणायचा तिथं तुम्हाला 10 लाख दिलं तर चालेल का, आम्हाला 15 पाहिजे, तुम्ही जागे मग 20 दिलं तर चालेल का, कसं वाटतंय. तर जरा सवय आपल्याला चांगल्या असल्या पाहिजे बघा. आणि एक दुसरी सवय का असते आपल्याला, एखादी गोष्ट नाही आवडली की पोरींची सवय असते मोस्टली किंवा अजिबात करायचं नाही बरं, आणि केलं तर सापडायचं नाही. हा, नाहीतर तुम्ही असं काय काय ऐकाल जे तुम्ही जिंदगीत कधी ऐकलं नसेल, यादच नाही पडत. ओके, चलो ठीक है. मला फार राग येतो असले सवयीचा. शो, और इसको हमने दो ये वेरिएबल्स इधर पास किए हुए इंट ए कॉमा इंट बी, राइट. अब ये शो के पहले देखो यहाँ पे एक आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है, ठीक है. तो चलो डेटा टाइप अभी मेंशन कर लेते हैं यहाँ एक इंट, और अब शो की बॉडी शुरू होगी. बॉडी यानी क्या, ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, करेक्ट. तो ये रहा ओपनिंग करली ब्रैकेट, ये रहा क्लोजिंग करली ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने एक शो नाम का फंक्शन डिफाइन कर लिया. अब इस डेफिनेशन में किसको क्या कहना है ये भी जरा समझते हैं. ओके, ये हमने डेफिनेशन लिख ली. तो ये जो इंट है, ओके, ये पूरा स्टेटमेंट ये इसको कहते हैं फंक्शन हेडर, या फिर क्या कहेंगे इसको, सिग्नेचर. कॉल इट फंक्शन हेडर और फंक्शन सिग्नेचर. और फिर ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट, वी कॉल इट व्हाट, नहीं, बॉडी ऑफ द फंक्शन. चलो स्कोप कहोगे तो भी चलेगा, बॉडी ऑफ फंक्शन. डन, ठीक है. दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया. नाउ फंक्शन हेडर प्लस फंक्शन बॉडी, ये मिलके क्या बनेगी, यस, ये मिलके बनेगी फंक्शन डेफिनेशन. समझ गए. तो हमने अभी फंक्शन जो है सिर्फ डिफाइन किया. अब ये बॉडी ऑफ फंक्शन जो है इसके अंदर हम यहाँ कोड लिखते हैं जिसके लिए हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है. चलो मान लेते हैं हमने शो को डिफाइन किया टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. तो शो के अंदर हम यहाँ लिखेंगे सी आउट हेलो वर्ल्ड, बस हो गया. ओके, सी आउट हेलो वर्ल्ड. तो ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट हो गई. दो पार्ट से डेफिनेशन, कौन से, सबसे ऊपर कौन है, फंक्शन हेडर. ओके, चलो सिग्नेचर बस याद रखो, वी आर नॉट गोइंग टू यूज सिग्नेचर, वी आर गोइंग टू यूज फंक्शन हेडर. और फिर उसके नीचे जो ओपनिंग टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट हमने लिखा उसे क्या कहेंगे, बॉडी ऑफ द फंक्शन. बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं, कोड फॉर विच वी आर गोइंग टू डिफाइन द फंक्शन. अगर एडिशन वाला फंक्शन है तो एडिशन वाला कोड अंदर होगा. ओके, और किसी चीज के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहे हो वो यहाँ पे होगा. अभी हमने शो फंक्शन डिफाइन किया हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, तो अंदर स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड, राइट. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन. अब इस डेफिनेशन में ये जो हेडर है, इस हेडर के भी टाइप पार्ट्स हैं. ओके, हेडर के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ये जो पहले इधर लिखा हुआ है इंट, व्हाट डज दैट मीन, यस, दिस इज रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन. मतलब एक फंक्शन अगर आपने कॉल किया, एग्जीक्यूट किया, तो फंक्शन आपको कई बार रिजल्ट्स भी वापस देता है. ओके, तो वो क्या रिजल्ट वापस दे रहा है ये मेंशन करने का काम ये रिटर्न टाइप करता है. क्लियर हुआ. एंड व्हेन फंक्शन रिटर्न्स नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तब रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड. तब रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड. ओके, तो अभी हमने रिटर्न टाइप लिखा हुआ है इंट. देन व्हाट इज शो,
Yes, it is name of function. Okay. Now what about A and B? ये क्या है? Yes, this is parameter list. Okay. और ये सब मिलके क्या बनता है? फंक्शन हेडर. समझ गए? तो ये हमने अभी क्या लिखा? फंक्शन के 3 पार्ट्स थे, उसमें से कौन सा पार्ट लिखा? फंक्शन डेफिनेशन. यस, क्या लिखा हमने? फंक्शन डेफिनेशन. समझ गए हो? राइट. कैसे लिखते हैं? डेफिनेशन क्लियर हो गया? ओके, नाउ गो टू एंड ऑफ द नोटबुक. अभी जो भी मैंने बताया रिगार्डिंग टू फंक्शन सब कुछ लिख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप्स ऑफ फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, फिर मेन कौन सा फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन कौन कौन से देखे, फिर फंक्शन हमें 3 पार्ट्स में लिखना होता है और उसमें से एक पार्ट हमने डिफाइन किया फंक्शन डेफिनेशन. सब कुछ लिखो. आठवून लिया, सामने है आपके सब. पण आधी आठवा, 16 लिहा, मग बघा काय राहिलं. नवीन जुने सगळ्यांनी लेझर टॉकन होता. आठवा लगेच स्क्रीन वर बसू नका, स्वतःचा मेंदू चालू करा. हो गया? ठीक है. ओके. तो डेफिनेशन कैसे लिखनी है ये वाली बात क्लियर हो गई. जब आगे एग्जांपल्स देखेंगे तब समझ जाओगे. ठीक है. अब आगे डेफिनेशन के बाद क्या लिखने के लिए कहा था? फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके. अब ये डिक्लेरेशन वाला रूल जरा समझो. डिक्लेरेशन वाला रूल समझो. तो डिक्लेरेशन का रूल समझो. बहुत सिंपल सा रूल है. कंपाइलर क्या कह रहा है देखो. जो भी यूजर डिफाइंड थिंग्स होंगी, कुछ भी आप यूज करने जा रहे हो, जो कंपाइलर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा और आप खुद का लिख रहे हो, जैसे कि वेरिएबल हम खुद के लिखते हैं, और आप क्या लिखेंगे? खुद के फंक्शंस. आगे जाके हम खुद के स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, खुद के क्लासेस लिखेंगे.
ओके, खुद की इन्यूमरेशंस तो हम लिख ही रहे हैं, राइट। तो ये जो भी खुद की चीजें हम लिखने वाले हैं, जो कंपाइलर आपको नहीं देने वाला, वो हर एक चीज यूज करने से पहले डिक्लेयर करनी पड़ती है, समझ रहे हो नहीं? फिर चाहे जो भी हो। तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? वेरिएबल के साथ साथ फंक्शंस। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा। अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख रहे हो, अगर आप खुद का फंक्शन लिख रहे हो, तो उसे यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, अब देखो फंक्शन डिक्लेयर करना कैसे है, बहुत ही सिंपल सी मेथड है। हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन, कैसे डिक्लेयर करेंगे बेटा फंक्शन? किसको? फंक्शन अरे ह्याला काय म्हणते तुम्हाला? ही ह्याला काय म्हणते? क्या है ये? फंक्शन हेडर। वेयर इज द फंक्शन कॉल? हमने लिखा फंक्शन कॉल नहीं। तो जब आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है तो सिंपली हेडर जो है इसको कॉपी करना है और हैश इंक्लूड के नीचे उसे क्या कर देना है? पेस्ट कर देना है। हैश इंक्लूड के नीचे क्या करना है? पेस्ट कर देना है, समझ गए? तो अभी अपना हेडर क्या है? इंट शो इंट ए इंट बी। तो इधर लिख देते हैं हैश इंक्लूड के नीचे इंट शो ब्रैकेट में जो भी है एज इट इज। कॉपी पेस्ट का मतलब कॉपी पेस्ट ही होता है, समझ रहे हो कि नहीं? कॉपी पेस्ट का मतलब कॉपी पेस्ट ही होता है। कुछ बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं कि सर हमें लगा ये पैरेंथेसिस के अंदर जो होता है वो नहीं लिखना होता है, तो ऊपर लिखा हुआ है इंट शो पैरेंथेसिस सेमीकोलन। इसलिए बता रहा हूँ बार बार, कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉपी पेस्ट। जो आप सोच रहे हो ना कि ये सोच के खुश हो जाते हो कि ओनली कॉपी पेस्ट करना है, तो वही वाला कॉपी पेस्ट है। तो इंट शो इंट ए कॉमा इंट बी ब्रैकेट कंप्लीट, बस एक मॉडिफिकेशन है, कौन सा? एंड में सेमीकोलन चाहिए। एवरीबॉडी फैमिलियर विद द रूल ऑफ सेमीकोलन। जिसको बॉडी होती है उसे सेमीकोलन नहीं देते हैं, समझ रहे हो नहीं? अभी यहाँ पे देखो ये जो हेडर है उसे नीचे बॉडी है तो उसके आगे सेमीकोलन नहीं है। इफ के बारे में अगर सोचोगे, इफ को भी नीचे क्या है? बॉडी, तो आगे सेमीकोलन नहीं है। फॉर के बारे में सोचो, फॉर के नीचे भी क्या है? बॉडी, तो आगे सेमीकोलन नहीं है। थिंक अबाउट सी आउट, सी आउट को बॉडी है तो आगे क्या है? क्लियर हो गया? जिसको बॉडी है उससे हेडर पे टर्मिनेट नहीं करना है, अदरवाइज बॉडी इज यूजलेस। सेमीकोलन इज स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। अगर सेमीकोलन दिया तो नीचे वाले बॉडी का और उस हेडर का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसी बॉडी यूजलेस होती है, समझ रहे हो नहीं? राइट, तो सेमीकोलन का रूल समझो। तो ये जो डिक्लेरेशन है इसे कोई बॉडी नहीं है तो एंड में सेमीकोलन जरूरी है। और डिक्लेरेशन का मतलब क्या लिखना है? फंक्शन डेफिनेशन में जो हेडर आपने लिखा हुआ है उसे एज इट इज ऊपर कॉपी पेस्ट करना है, फंक्शन का डिक्लेरेशन कंप्लीट हुआ। डिक्लेरेशन का रूल सबको क्लियर हो गया? एवरी यूजर डिफाइंड एंटिटी मस्ट बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। ओके, तो अगर फंक्शन है उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेरिएबल है उसे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। फंक्शन के डिक्लेरेशन में बस एक ही सिंप्लिसिटी है, no matter which function you want to define, where you are going to define it, always write its declaration below hash include and above int main। तो बीच में जो भी मिलेगा उधर आपके डिक्लेरेशंस लिख देने हैं, समझे कि नहीं? सिंपल सा रूल हमें फॉलो करना है। इट हैज वेरिएशंस आल्सो, बट अभी हमें वेरिएशन के साथ नहीं जाना है, अभी हमें बस सिंटैक्टिकली स्ट्रांग होना है। तो फंक्शन अगर खुद के डिफाइन करने हैं तो वो 3 पार्ट में डिफाइन करने होते हैं। कौन से 3 पार्ट में डिफाइन करने हैं? फंक्शन डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद डिक्लेरेशन, उसके बाद फंक्शन कॉल। उसमें से कौन से 2 जरूरी है? डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन, करेक्ट। उसमें से 2 जरूरी है, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। फंक्शन कॉल की भी जरूरत नहीं है। अब डेफिनेशन के 2 पार्ट्स है, कौन से? हेडर एंड बॉडी। और फिर डिक्लेयर करते वक्त किसको कॉपी पेस्ट करना है? हेडर को। और एंड में क्या दोगे?
कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट। क्लियर हो गया सबको? चलो ठीक है, अब प्रेझेंट दे दो। आर्य जॉइन कर। बरं बोलू नका बाळांनो, प्रेझेंट चालू असताना शांत राहा, तर घरी जाऊन गप्पाच मारायचे आपल्याला। आदिती पवार, आदिती राजे, अमर रायकर, अंतरा, अपेक्षा, आर्यन, चेतन जैन, धनश्री, ध्रुव, दुर्वा, गुरुदेव, हर्षवर्धन, इरफान, कौशिकी, कृषा, मधुरा, मंथन, मोनाली, निशिता, नम्रता, पारस, पर्णिका, पीयूष, प्रणव, प्राप्ती, पुष्कर, राज, राजेश्वरी, रिया कोठारी, ऋतुजा काळेकर, बाळा नोटबुक दाखवून जा मला, सई तारडे, साई उदय, साक्षी कुलकर्णी, साक्षी पवार, साक्षी पोपट पवार, साक्षी सोनवणे, सानिका, संजीवनी, संकेत गिरे, संकेत कुलकर्णी, सर्वेश, सायली नवले, शर्वरी, श्वेता रोकडे, श्वेता साळुंखे, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वाघ, स्नेहल गोळे, सुजल, सुकृत, सुमित थिटे, सुयश, उत्कर्षा, वैभवी, विभावरी, वैष्णवी, योगेश, इशिका, साक्षी, साक्षी घुटे। चला थांबू आपण आज, पाठीमागची बाहेर पडतील।